हमारे स्कूल का कैंटीन मैनेजर खुद को प्रिंसिपल का छोटा चेतन समझता था। पैसे छापने के चक्कर में उसने बच्चों की सेहत को मजाक बना रखा था और हमें इंसान तक नहीं समझता था। जब भी हम खाने के बारे में उससे पूछते तो बड़े आराम से कहता था, इसे कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं बेटा, चुपचाप खाओ और जिंदा रहो। बड़े होकर जब तुम खुद धंधा करोगे तब तुम्हें मेरी ये बात समझ आएगी और तुम मुझसे आकर थैंक यू बोलोगे। वहां का खाना देखकर उल्टी आ जाए। चिकन लेग्स दादी की उम्र से भी बड़े लगते थे और जो मीट बॉल्स ये बेचते थे वो पूरे चर्बी के बने होते थे। एक पीस 8 रुपए का बेचते थे और उसमें इतने मसाले थूक रखते थे कि उस गंदे मीट की बदबू तक नहीं छुप पाती थी। जब हम ये गंदा खाना लेकर उसके पास शिकायत करने गए तो वो उल्टा हम पर ही भड़क गया और कहने लगा, हम सुबह से इतनी मेहनत करके तुम्हें लाजवाब खाना देते हैं और तुम लोग फिर भी नखरे दिखाते हो, शर्म नहीं आती? बस वही मेरा सब्र पूरी तरह से टूट गया। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने गुस्से में आकर पूरी की पूरी कैंटीन की प्लेट और खाना वहां पलट दिया। मैंने सब बच्चों से कहा, सब लोग इधर देखो, ये लोग खाने के नाम पर हमें गंदा और बेकार मीट खिला रहे हैं। बताओ ये सब खाकर हमारी बॉडी का क्या हाल होगा? मेरी बात सुनते ही एक दोस्त ने कहा, भाई मैं रोज घर जाता हूँ तो मेरा पेट खराब हो जाता है और मेरे पापा मुझे इस बात पर मारते हैं कि मैं होमवर्क से बचने के लिए बीमारी का नाटक कर रहा हूँ। फिर वही मोटा वाला दोस्त आगे आया और बोला, सही बात है भाई, मैं तो पहले सब कुछ बढ़िया खाता था पर जब से यहाँ का खाना खाया है मुझे हर वक्त उल्टी जैसा लगता है और मेरा वजन भी घटने लगा है। वहाँ खड़ी एक गर्ल स्टूडेंट ने भी गुस्से में कहा, हाँ भाई सच में इस गंदे खाने की वजह से तो अब हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी बुरा असर पड़ रहा है। उसके बाद प्रिंसिपल ने मेरे मम्मी पापा को स्कूल बुला लिया। प्रिंसिपल मेरे पापा के सामने चिल्लाने लगा, जरा अपने बच्चे की हरकतें तो देखो, यहाँ स्कूल में आकर क्या तांडव मचाया है, कोई कानून या संविधान बचा है कि नहीं? तुम लोग अपने बच्चे को घर पर कैसी परवरिश देते हो? मेरी मम्मी रोई जा रही थी, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने रोते हुए प्रिंसिपल को सीधा बोल दिया, हम हर महीने अपने बच्चे के लिए कितना महंगा खाना और कैंटीन का खर्चा देते हैं, आज आप हमें ये गंदा खाना दिखा रहे हो? इतना सुनते ही मेरे पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पापा ने गुस्से में अपनी ऐसी घुमाई और वही कैंटीन की एक प्लेट को ठोकर मारकर जमीन पर पटक दिया। पापा ने सीधे उस कैंटीन मैनेजर की आंख में उंगली डालते हुए दहाड़ कर कहा, आज तू मेरे बेटे के सामने बैठकर ये सारा खाना साफ साफ खत्म करेगा, अगर एक दाना भी छूट गया ना तो सीधे एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिलेंगे। उसी वक्त मुझे अपना हाई स्कूल का खाना याद आ गया, हमारे स्कूल के कैंटीन के खाने और इसमें बस इतना ही फर्क था कि हमारा वाला और भी ज्यादा बेकार था। हालत ये थी कि अगर वो खाना किसी कुत्ते को भी डाल दे तो कुत्ता भी सूंघ कर अपना सिर हिला देता और वहां से भाग जाता। मुझे तो वो फ्रोजन चिकन लेग याद है जो मेरी दादी की उम्र का लगता था। खाने से पहले मुझे उसके आगे 3 बार माथा टेकना पड़ता था। एक बार तो एक दोस्त ने वही चिकन लेग का एक टुकड़ा काटा और फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उसे अचानक से बचपन की याद आ गई जब उसकी दादी ने उसके लिए घर पर प्यार से खाना बनाया था। वो फ्लैशबैक अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि मेरी दादी वाला किस्सा याद आ गया। मुझे याद है दादी मुझे बोलती थी कि उसने आधा चिकन खुद खाया है और आधा फ्रिज में रख दिया है। अगर आज दादी जिंदा होती तो ये सोचकर बेहोश हो जाती कि उनका बचा हुआ चिकन स्कूल के कैंटीन में पहुंचकर किस हाल में बिखरा पड़ा है। सोचो अगर इस चिकन लेग को एक अंडे के साथ उबाल दिया जाए तो ये लगता है कि दादी की ये मुर्गी और उसका ये पोता पोता अंडा किसी अजीब पत्ते या पतीले में आपस में मिलकर बरसी टोंग टोंग जैसा हाल बना देंगे। ये रेड मीट वाले पोर्क की डिश देखकर तो मेरा फिर से वही हाल हो गया। मैंने जैसे ही वो पोर्क खाया मेरी आंखों से फिर से आंसू निकल आए। सोचो यार मुझे दूध छूटते हुए कितने साल हो गए पर इस स्कूल ने मुझे पिग के मीट में बचपन की दादी की याद दिला दी। मम्मी कहती थी कि बचपन में मुझे जो खाना मिलता था वो दादी खुद प्यार से बनाती थी। मेरे पास एक और किस्सा था जब पापा बाहर गए थे और मेरे लिए वहां से एक बोरा सुअर की खाल यानी एनिमल फीड लाए थे। पापा बड़े प्यार से बोले थे कि बेटा ये तुम्हारे दादी ने तुम्हारे लिए इंपोर्ट की हुई हेल्दी फ्लेक्स भेजी हैं, सुबह सुबह एक कटोरा खाना। मैं भी उसे बड़े मजे से खाता था। पर आज इस कैंटीन के आइटम्स देख लो, ये लोग ककड़ी फ्राइड माहवा, ड्रैगन फ्रूट स्ट्यूड एग्स और स्ट्रॉबेरी मून केक्स बना रहे हैं। ऐसा गंदा खाना देखकर तो लगता है कि अगर ये खाना किसी सुअर को भी खिला दे तो सुअर भी बगावत करके भाग जाएगा। मुझे तो पहले लगता था कि ये कैंटीन वाले अल्केमिस्ट हैं, पर इनका खाना देखकर लगता है इनका दिमाग ही सटक गया है। बाद में मुझे ये भी पता चला कि ये सारी सब्जियां असल में पास वाले फूड फैक्ट्री की ओवर एक्सपायर्ड वेस्ट सब्जियां होती हैं जो एक बड़े से बर्तन में शिष्टाचार, सृष्टि और सृष्टि का नियम के मुताबिक एक साथ उबाल दी जाती हैं। इनका कैंटीन का भी अपना ही अलग रूल था, जो बचेगा वही खाएगा। और मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये कैसे पता चला, क्योंकि खाते खाते अचानक मेरे मुंह में दोबारा वो पैकेट का ट्रेडमार्क आ गया था। चलो अब बात करते हैं कैंटीन की फ्री सूप की। ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता था कि आज का फ्री सूप सीवीड एग ड्रॉप सूप होगा, पर जब मैं करछी लेकर उस बड़े से बर्तन में झांक कर देखता तो वहां ना तो सीवीड होती थी, ना एग ड्रॉप और ना ही अंडा। वो तो बिल्कुल समंदर की गहराई की तरह सन्नाटा और अंधेरा होता था, जिसे देखकर लगता था कि मैं किसी गहराई यानी एबिसल डेप्थ में घुस गया हूँ। अगर कोई नया नया वहां आए तो उसे यही लगेगा कि ये सूप नहीं बल्कि बच्चों के पीने के लिए सीधा गर्म पानी या उबला हुआ प्लेन पानी रखा हुआ है। शायद इस सूप की रेसिपी भी किसी बड़े इंस्टेंट नूडल फैक्ट्री से आती होगी जहां एक अंडा और 10,000 लीटर पानी मिक्स किया जाता होगा। लेकिन हाँ, उस सूप के अंदर भी कभी कभी अजीब चमत्कार हो जाते थे। जैसे वही पुरानी कहानी की तरह मुझे एक बार उसके अंदर भी एक लंबे बाल का टुकड़ा मिल गया। जब मैंने उसे लैडल पर उठाकर देखा तो हंसी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। वो कोई आम बाल नहीं था बल्कि किसी
का लंबा और घुमेदार बाल था, जिसे देखकर लगता था कि शायद किसी ने वहां सिल्ली पेपर वाला पर्म करवाया हो। पर अगले ही पल मुझे याद आया कि अरे भाई, हमारे कैंटीन का मुख्य कुक तो एक गंजा बाल्ड इंसान है, फिर ये बाल कहाँ से आ गया। वहां खड़े खड़े कभी कभी मैं ये भी सोचने लगता था कि स्कूल जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई गहरा मकसद जरूर होता होगा। अब जैसे मुझे सब्जी के पत्तों के अंदर से वो अजीब सा अजनबी कचरा मिलता है, तो उसे खाकर भी मुझे लगता है कि शायद ये हमारी सेहत के लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि आखिरकार हमें कैंटीन के इस अजीब सिस्टम के साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। अगर खाने की क्वालिटी को जज करना हो तो इस कैंटीन का अपना ही लेवल है। यहाँ सॉफ्ट और च्यूई चीजें कीड़ा होती हैं, हार्ड चीजें स्टील वायर होती हैं, और जब कभी हमें कुछ ऐसा मिलता है जो ना सॉफ्ट होता है ना हार्ड, बल्कि खुरदुरा होता है, तो हम उसे थूक कर दोस्तों के साथ मिलकर रिसर्च करते हैं। कोई कहता है कि वो बीन पॉड है, तो कोई कहता है कि खराब हुआ राइस ग्रेन है, पर सच तो ये है कि वो कॉकरोचेस के अंडे यानी ऊथेका होते हैं। हमारा मोटा दोस्त तो ये तक कहने लगा कि इस कैंटीन के कुक की कुकिंग स्किल्स पक्का किसी बायोलॉजी टीचर ने सिखाई होगी, जहां सेल्फ स्टडी बायोलॉजी और लर्निंग थ्रू फूड की ऐसी गजब की एकेडमिक वाइब्स मिलती हैं कि अगर हम सदियों पहले होते तो इंसेक्ट्स क्रॉनिकल्स का राइटर पक्का हमारा ही स्कूलमेट होता। वैसे ऐसी हरकतों के खिलाफ हमने पहले भी कई बार कंप्लेंट बॉक्स में शिकायतें डाली थी, पर कैंटीन मैनेजर तो सीधा प्रिंसिपल का रिश्तेदार निकला, इसलिए सारी शिकायतें बस एक ढेर बनकर रह जाती थी। पर जब बात हद से बढ़ गई तो प्रिंसिपल ने सोचा कि दो चीजें करनी चाहिए। पहले तो ओपिनियन बॉक्स पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा, और फिर स्कूल असेंबली में लंबी लंबी भाषणबाजी शुरू कर दी। स्टेज पर खड़े होकर चिल्लाने लगा कि तुम सभी बच्चे बहुत बिगड़ गए हो, और पुराने जमाने का रोना रोते हुए बोला कि हमने तो सिर्फ नमक और सूखी रोटी खाकर पढ़ाई की थी, क्योंकि हार्ड वर्क पेज ऑफ और वही तुम्हें बड़ा इंसान बनाएगा। उसके बाद हाल ये हो गया कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते थे उन्होंने कैंटीन का खाना छोड़ दिया। हम या तो बाहर जाकर अपना खाना ढूंढते, या फिर जो बच्चे डे स्कॉलर थे उनसे चुपके से खाना पैक करवाकर मंगवाते थे। पर उस कैंटीन मैनेजर ने भी गद्दारी की हाइट कर दी। उसने फूड हाइजीन का बहाना बनाकर स्कूल के गेट पर लगने वाले सारे बाहर के ठेले वालों को भगा दिया, और जो बच्चे टिफिन लाते थे उनके बैग्स चेक करके सब कुछ जब्त करना शुरू कर दिया। वो कैंटीन मैनेजर हमें बाहर का खाना खाते देखकर और भी भड़क गया। उसने हाथ में नूडल्स का पैकेट लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि क्या तुम लोग इसको स्ट्रीट फूड समझते हो? कैंटीन में इतना शानदार खाना मिल रहा है, उसको छोड़कर तुम लोग ये कचरा और जंक फूड खा रहे हो। वो सबको ये दिखाने के लिए कि बाहर का खाना कितना खराब होता है, खुद वही नूडल्स मुंह में थूक कर खाने लगा। उसे लगा कि खराब निकलेगा, पर जैसे ही उसने खाया उसका टेस्ट इतना बढ़िया लगा कि वो शॉक हो गया। हालांकि अपनी अकड़ बचाने के लिए उसने तुरंत वहां के ठेले वाले पर उंगली उठा दी और बोला कि देखा, टेस्ट थोड़ा ठीक भी हो, पर ये साफ थोड़ी है, इसकी सब्जियां जरूर गंदी और पेस्टिसाइड्स वाली होंगी। तभी वहां वो ठेले वाला किसान साइकिल पर ताजी सब्जियां लेकर आ गया और गुस्से में बोल पड़ा, हम कोई पेस्टिसाइड्स नहीं छिड़कते, ये सारी सब्जियां आज सुबह ही खेत से तोड़कर लाया हूँ। ये सुनकर मैनेजर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और वहां से डरकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन हमारी किस्मत देखो, कैंटीन के बंद होने और बाहर के ठेले हटाने की वजह से हमें मजबूर होकर आधे महीने तक सिर्फ मैगी यानी इंस्टेंट नूडल्स खाने पड़े। हालत ये हो गई थी कि सपने में भी वही नूडल्स दिखते थे, और अब तो हालत ये है कि मैगी का नाम सुनते ही उल्टी जैसी आने लगती है। एक रात तो मैं हॉस्टल के बेड पर भूख से तड़प रहा था, और मेरे पेट में एसिड रिफ्लक्स की वजह से ऐसी जलन हो रही थी कि नींद आना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। रात के 2 बजे पेट की भूख से मेरा बुरा हाल था, और मुंह में बस वही मम्मी के बनाए हुए पोर्क और फ्राइड राइस का स्वाद घूम रहा था। हालत ये थी कि मेरी लार से कंबल पूरा गीजा हो चुका था। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा भाड़ में जाए सब, जिंदा रहना है या भूख से मरना है। मैंने अपने बाकी के 3 रूमीज को जगाया जो वहां सोए नहीं थे, बल्कि मेरे प्लान की बात सुनते ही उनकी भी आंखों में अजीब सी आग जल उठी। हमने प्लान बनाया कि हम तीनों रूम के अंदर ही रुककर वार्डन की चेकिंग संभालेंगे, जबकि बाकी के 2 दोस्तों के साथ मैं चुपके से खाना ढूंढने निकल जाऊंगा। हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कसम खाई, और रात के 11 बजे के बाद स्टील्थ मोड में दीवार फांदकर छिपते छिपते स्मॉल स्ट्रीट मार्केट पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर दिल और बैठ गया। पहले वहां कितने सारे ठेले वाले हुआ करते थे, पर कैंटीन वाले की हरकत की वजह से एक भी दुकान खुली नहीं थी। मेरा एक दोस्त तो सड़क पर ही बैठ गया और एक खाली प्लास्टिक बैग को मुंह से लगाकर बस डक नूडल्स की खुशबू सूंघ रहा था। तभी हमें एक और दोस्त एक कचरे के डब्बे के पास दिखा, जहां एक कैट और वो दोस्ती में आपस में कंपटीशन कर रहे थे कि कचरे में क्या मिलेगा। हम आगे बढ़े ही थे कि रास्ते में अचानक हमें हमारे स्कूल के स्ट्रिक्ट क्लास टीचर यानी बैंड मैनेजर टाइप के टीचर दिख गए, जिन्होंने हमें बिना देरी के वहीं पहले रास्ते में ही धर लिया और घसीट कर पास की सुनसान झाड़ियों में ले जाकर डांटने लगे कि भालू की तरह रात को सड़क पर क्या कर रहे हो, फिर से चुपके से गेम पार्लर या इंटरनेट कैफे जा रहे हो क्या? जब सिक्योरिटी वालों ने पकड़ा तो ऐसा लगा कि हम किसी जेल के अंदर हैं। हमारे स्कूल में स्ट्रिक्ट क्लोज्ड कैंपस सिस्टम था, जहां 1 महीने बाद ही घर जाने की इजाजत मिलती थी। ऊपर से स्कूल इतना सुनसान जगह पर था कि चारों तरफ बस सन्नाटा रहता था, और सिक्योरिटी गार्ड्स अपने कुत्तों के साथ 24 घंटे घूमते रहते थे। वहां का रूल बड़ा सख्त था, जो भी बाहर गया सीधा सस्पेंशन या तीर्थ यात्रा पकड़ लो। स्कूल किसी जेल से कम नहीं था, और प्रिंसिपल वहां का सबसे बड़ा किंग या एम्परर था। जब क्लास टीचर ने हमें पकड़ा तो हमने फिक्र में कहा, अरे सर, हम तो बस भूख की वजह से बाहर खाना ढूंढने निकले थे। टीचर ने गुस्से से पूछा कि क्या तुमने रात को कैंटीन में खाना नहीं खाया? जब उन्होंने वही पुरानी बातें शुरू की तो भूख की वजह से मेरी हालत खराब हो गई।
हो गई, पैर लड़खड़ाए और मैं जमीन पर बैठ गया। ये देखकर टीचर का दिल पिघल गया और वो हमें अपने घर ले गए। घर पहुंचते ही उनकी पत्नी ने प्यार से कहा, लो जी, मैं बनाई है गर्मा गर्म नूडल्स, आकर खाओ। टीचर ने हमें खाने का इशारा किया और हमने बिना एक पल गवाए नूडल्स तूफान तूफान मुंह में थूक लिए। गर्म सूप गले के अंदर गया तो पेट में ऐसी आग लगी कि मन किया वापस निकाल दे, पर दिमाग के हाई कमांड ने ऑर्डर दिया कि निगल लो बेटा, वरना जान जाएगी। हमने ऐसी तेजी से नूडल्स खत्म की कि टीचर ने अपने कपड़े भी नहीं उतारे थे और हमारे बाउल्स खाली हो गए। हमने तीनों ने ऐसी प्यारी नजरों से उनकी वाइफ को देखा तो वो हंस पड़ी और किचन में जाकर दोबारा हमारे लिए ढेर सारा शानदार खाना बनाकर ले आई। हमने सब कुछ ऐसे चाट लिया जैसे प्लेट धोने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दूसरे दिन जब सुबह का बड़ा ब्रेक हुआ तो क्लास का माहौल एकदम बदल गया। बैठने वाले बच्चे और बाकी सभी दोस्त अपनी जगह पर थे और अचानक लाओबान क्लासरूम के आगे प्रकट हुए। क्लास के बच्चों ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए फट से विंडो के पर्दे खींच दिए और आगे पीछे के दरवाजे बिल्कुल अच्छे से बंद कर दिए। हम सब हैरान थे कि आखिर लाओबान आने के बाद करने क्या वाले हैं। तभी लाओबान ने अपने बैग को शान से खोला और जैसे ही उन्होंने चेन खोली, पूरे क्लासरूम में गर्मा गर्म मीट और खाने की लाजवाब खुशबू फैल गई। जब ध्यान से देखा तो पता चला कि उस बैग के अंदर और कुछ नहीं बल्कि पूरे एक बैग भरकर गर्मा गर्म जूसी मीट बंस भरे पड़े थे। ये देखकर पूरी क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। पर लाओबान ने फौरन अपना हाथ मुंह पर रखकर सबको शांत होने का इशारा किया और धीरे से बोले, अरे थोड़ा आवाज कम करो, वरना स्कूल के नए स्ट्रिक्ट लीडर या प्रिंसिपल को पता चल गया तो सबकी वट लग जाएगी। और उसके बाद उन्होंने हम सभी को खाने के लिए वही ढेर सारे गर्मा गर्म बंस बांट दिए। सुबह सुबह जब लाओबान ने वो बैग खोला तो उसमें से 60 गर्मा गर्म फ्रेश मीट बंस निकले, जिसमें से सभी को दो दो मिले। वो इतने हॉट और जूसी थे कि उनकी सॉफ्ट और च्यूई स्किन को काटते ही अंदर से टेस्टी सूप सीधा गले से होते हुए पेट में उतर गया और स्वाद ऐसा था कि उंगलियां चाटने पर मजबूर हो गए। सभी ने बिना एक शब्द बोले उस रेयर और मुश्किल से मिले खाने को पूरी इज्जत और श्रद्धा के साथ एंजॉय किया। वहां हमारे प्यारे लाओबान क्लास के सामने खड़े होकर बड़े प्यार से हमें देख रहे थे। स्कूल के दिनों में वही हमारे असली मसीहा थे जो आमतौर पर अपने पॉकेट से हमें ऐसी लाजवाब चीजें खिलाते थे। हम सभी क्लास के बच्चे आपस में इतने जुड़े हुए थे कि मानो किसी चिड़िया या स्पैरो की तरह शाम को ग्रुप में बैठकर खाना खाते थे। एक दिन मैंने लाओबान को थोड़ा सा पैसा देना चाहा ताकि उन पर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो अकेले सारा खर्चा उठाएं। पर लाओबान ने बड़े प्यार से पैसा वापस कर दिया और मुस्कुरा कर बोले, बेटा ये खाने पीने के पैसे छोड़ो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने मार्क्स इंप्रूव करके दिखाओ, वही मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। पर यार, इस दुनिया में कोई भी बात छुपी नहीं रहती। लाओबान की ये दोस्ती और हमें अच्छा खाना खिलाने की खबर धीरे धीरे उस घटिया कैंटीन मैनेजर के कानों तक पहुंची गई और अगले ही दिन दोपहर के वक्त जब हम क्लास में चुपचाप लाओबान का इंतजार कर रहे थे तो एक नया और खतरनाक मोड़ आने वाला था। उस दिन सुबह सुबह जब क्लास में हम सब लाओबान का वेट कर रहे थे तो वक्त गुजरने के बाद भी उनका कोई आता पता नहीं था। मुझे चिंता होने लगी तो मैं क्लास से उठकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। जब मैं स्कूल के कॉरिडोर में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर मेरा खून खौल उठा। वहां तेजी की धूप में हमारे प्यारे लाओबान, जिन्हें सभी बच्चे रिस्पेक्ट देते हैं और जो लगभग 50 साल के होने वाले हैं, वो सर झुकाकर उस गंदे कैंटीन मैनेजर के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। और वो मोटा कैंटीन मैनेजर आपस में हाथ बांधे बड़े घमंड और बदतमीजी से लाओबान पर चिल्ला रहा था। उसकी थूक उड़ रही थी और वो कह रहा था, तुम कितने बेशर्म क्लास टीचर हो, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के अलावा बस उन्हें टिफिन खिलाने और एक्स्ट्रा खाना देने की पड़ी रहती है। अगर बच्चों को कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? लाओबान बिल्कुल डरकर या प्यार से समझाते हुए कह रहे थे कि बच्चे इस उम्र में बढ़ते हैं, भूख जल्दी लगती है, अगर पेट नहीं भरेगा तो पढ़ेंगे कैसे? पर वो जालिम मैनेजर और जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, भूख लगेगी तो खुद कैंटीन आकर गंदा खाना खा लेंगे, तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? ये सब देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और मैंने अपनी मुट्ठी कस ली कि अगर मौका मिला तो इस मैनेजर की अकल ठिकाने लगा दूंगा। तभी वहां उनकी पत्नी यानी कि वो टीचर की वाइफ भी आ गई और उन्होंने रोते हुए मैनेजर से माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई, बस उन बच्चों को इस बार छोड़ दो, उन्होंने खाना बना लिया है। वो मनहूस कैंटीन मैनेजर सीधा हमारे क्लासरूम में घुस आया और उसने बिना कुछ सोचे समझे वो बैग सीधा जमीन पर पटक दिया। उस बैग में रखे सारे गर्मा गर्म मीट बंस बाहर बिखर गए और उनका सारा सूप जमीन पर फैल गया। ये सब देखकर हमारी लाओबान की पत्नी यानी कि शीमू के मुंह से बेसख्ता चीख निकल गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो तुरंत नीचे बैठकर उन्हें उठाने लगी। पर कमबख्त उस जालिम मैनेजर ने पहले ही एक जोरदार लात उस टिफिन और बंस पर मार दी और गुस्से से चिल्लाने लगा, तुम्हें खाने का शौक चढ़ा है, लो अब खाओ इसे जमीन पर। ये सब देखकर मेरा खून खौलता हुआ पानी बन गया। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने गुस्से में दहाड़कर उस मैनेजर से कहा, तू ये क्या बदतमीजी कर रहा है? हमारे टीचर और शिमू के साथ ऐसी हरकत करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू बहुत बड़ा घटिया इंसान है। मेरा गुस्सा देखकर वो मैनेजर और उछलने लगा, अपने गाल पर थप्पड़ मारने का इशारा करके बोलने लगा, अच्छा मैं खराब हूं तो मार ले मुझे, देखता हूं तू मेरा क्या उखाड़ लेता है। मैं आगे बढ़कर उसे मारने ही वाला था कि लाओबान और शिमू ने मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया। मैं गुस्से में आपस में हाथ पैर पटक रहा था पर वो मुझे रोके हुए थे। वो मोटा मैनेजर गंदे स्माइल के साथ बोला, वाह रे तेरा स्टूडेंट बिल्कुल तेरे जैसा ही अकड़ वाला है। जब उसने मेरे लाओबान को और ज्यादा सुनाना शुरू किया तो लाओबान अपना सब कुछ भूलकर बस
बस हाथ जोड़कर उसके आगे गिड़गिड़ाने लगे कि वो बच्चा है, उससे गलती हो गई, उसे छोड़ दो। जब शिमू ने मुझे रोका और कहा कि फखर है मुझे, मैं ऐसी बदतमीजी दोबारा नहीं होने दूंगी, ये आखिरी बार है, तो मेरा गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। मैंने उनसे कहा कि हम ऐसे कैसे चुप बैठे रहें, वो मैनेजर हम पर ज्यादती कर रहा है। तभी शिमू ने रोते हुए मुझे समझाया और बोली, बेटा तू नहीं समझता, उस कैंटीन मैनेजर के पीछे सीधा प्रिंसिपल का हाथ है, हम उनसे नहीं जीत सकते। मैंने कहा कि अगर हम नहीं जीत सकते तो क्या हम बस यूं ही जुल्म सहते रहें? तब शिमू ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोली, तेरा क्लास टीचर यानी लाओबान बस कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाला है, और अगर तू इस वक्त कोई लफड़ा करेगा तो उसको स्कूल में छोटा शू यानी कि परेशानी उठानी पड़ेगी। तू अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में हाई स्कूल में पहुंच जाएगा, तुझे अच्छी तरह पढ़ाई करके एक अच्छा कॉलेज लाना है, ये तेरे लाओबान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। शिमू की वो थकी हुई और रोती हुई आंखें देखकर मेरा गला भर आया। मुझे एहसास हुआ कि सच में हमारी वजह से लाओबान को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी है। मैंने फैसला किया कि अगर बदला लेना भी है तो अब मैं अपने पर्सनल लेवल पर लूंगा, लाओबान को इसमें नहीं घसीटूंगा। मैंने शिमू से कहा, ठीक है मैम, मैं आपकी बात मानता हूँ। शिमू मुझे मुस्कुराते हुए वापस क्लास तक छोड़ने आई। जब मैं क्लास में गया तो सभी बच्चे एकदम चुपचाप और सीरियस बैठे थे। थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि शिमू चली गई होंगी तो मैंने उठकर कैंटीन की तरफ जाने का सोचा, पर जैसे ही मैं उठने लगा तभी एक ऐसी चमत्कारिक चीज हुई जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। जब मैं वापस क्लास में गया और अपने बेंच पर बैठकर बाकी दोस्तों को देखा तो सभी बड़ा अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या बात है? तभी मेरे दोस्त ने खड़े होकर कहा, हम सबको पता चल गया है कि लाओबान के साथ क्या हुआ और वो सब सिर्फ हमारी वजह से हुआ है। पर यार अगर इतनी बेइज्जती की बात है तो ये सारी आफत हम सबको मिलकर उठानी चाहिए। सिर्फ एक अकेला इंसान हीरो बनने की कोशिश क्यों करे? इतना सुनना था कि पूरी क्लास में एक आवाज गूंज उठी, सही बात है, इस बार कोई पीछे नहीं हटेगा, हम सब साथ हैं, इस बार उस कैंटीन वाले को नहीं छोड़ेंगे। उसी पल मेरे अंदर एक ऐसी आग भड़की कि मानो पूरा खून खुल उठा। मुझे लगा कि अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर हम ये जुल्म और बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहा, भाड़ में जाए सब, हम आज जाकर उस कैंटीन की वॉट लगा देंगे। मेरी ये बात सुनते ही पूरी क्लास जोश में खड़ी हो गई और सभी बच्चे एक साथ गुस्से में कैंटीन की तरफ दौड़ पड़े। दोपहर का वक्त था और कैंटीन में कुछ बच्चे खाना खा रहे थे, पर जैसे ही हम सभी वहां धमाल मचाते हुए घुसे तो सभी बच्चे हैरान होकर हमें देखने लगे। कैंटीन की वही पुरानी हालत थी, वही गंदे ग्रीन वेजिटेबल्स और अजीब खाना। वहां खड़ी आंटी अपने पुराने अंदाज में हंस रही थी और किसी और चीज की बातें कर रही थी। पर इस बार हम बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार थे और अगला किस्सा सच में कमाल का होने वाला था। कैंटीन के अंदर का सीन एकदम अजीब चल रहा था। वो आंटी बिना मास्क के और बिना किसी परवाह के बस चिल्लाए जा रही थी और उनके मुंह से थूक के छींटे लगातार उड़ रहे थे। मैं वहां चुपचाप खड़ा होकर बस यही सोच रहा था कि आखिर इस आंटी को कब समझ आएगा कि ये कोई घर का किचन नहीं बल्कि स्कूल की कैंटीन है। थोड़ी देर बाद जब आंटी की नजर मुझ पर पड़ी तो वो अपना अजीब सा गुस्से वाला चेहरा बनाकर बोली, तेरी टांग टूट गई है क्या, जो इतनी देर से यहाँ खड़ा है? अगर चल नहीं सकता तो बता, तेरे लिए एक व्हील चेयर मंगवा दूं क्या? मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपनी प्लेट की तरफ इशारा किया जिसमें बस नाम मात्र की थोड़ी सी ग्रीन चिलीज और सब्जी थी। मैंने पूछा, आंटी जरा ये तो देखो, आपने मुझे प्लेट में दिया ही क्या है? वो और भड़क गई और बोली, क्या मतलब? ये चिली पोर्क है, तेरी आंखें खराब हैं क्या? जरा ध्यान से देख, कहाँ है मीट? जब मैंने थोड़ा गुस्से में कहा कि यहाँ मीट का एक टुकड़ा तक नहीं है तो आंटी अपना आपा खो बैठी और अपने हाथ में करछी लेकर चिल्लाने लगी, तू कौन से क्लास का है और तेरा क्लास टीचर कौन है? जाकर अपने टीचर को बुला कर ला, तभी तुझे अकल आएगी। मैंने भी अकड़ में सीधा बोल दिया, तू है कौन वैसे? मेरा क्लास टीचर बुलाने की औकात है तेरी? तू तो बस यहाँ एक एम्प्लॉय की तरह काम करती है और अगर तू सच में बच्चों पर हाथ उठाने की सोचेगी ना तो तुझे 100 बार सोचना पड़ेगा। मेरी ऐसी बात सुनते ही वहां उनका एक मेल को वर्कर बीच में आया और मामला शांत करने की कोशिश करने लगा, पर अंदर ही अंदर मौसम पूरी तरह गर्म हो चुका था। कैंटीन का ड्रामा और ज्यादा बढ़ गया था। जब मैंने दोबारा लाइन में लगकर अपना कार्ड स्वाइप किया तो कैंटीन वाले दायरे में खड़े दोनों मैनेजर और आंटी के चक्के छूट गए। उन्हें समझ आ गया कि मामला थोड़ा गड़बड़ है तो वो गुस्से और चिंतित होकर पूछने लगे कि तुझे अभी और क्या चाहिए, तू चाहता क्या है? मैंने बड़े आराम से और सीधे शब्दों में कहा, मुझे खाना खाना है। और क्या करूंगा? मैनेजर बोला कि तू तो पहले ही एक प्लेट ले चुका है ना। मैंने तबाही मचाते हुए कहा, मेरा जितना दिल करेगा मैं उतना लूंगा, तुझसे मतलब? वो बड़ा गुस्सा हुआ, ऐसी दांत लगाई और दांत पीसकर मुझे दोबारा एक और प्लेट थमा दी। पर इस बार मैंने भी ठान लिया था कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब मैंने तीसरा प्लेट मंगवाकर अपना कार्ड दोबारा स्वाइप किया तो उन्हें समझ आ गया कि मैं यहाँ अकेले रुकने वाला नहीं हूँ। तभी मैनेजर ने आंटी को आंखों से इशारा किया और आंटी चुपके से पीछे रास्ते की तरफ भाग गई। मैं वहां जोर से चिल्लाकर बोल पड़ा, आंटी सुनो, मुझे और खाना चाहिए, वही चिली पोर्क। इतना सुनते ही वो मोटा मैनेजर अपना आपा खो बैठा और आगे आकर चिल्लाने लगा, बीएसडीके, मैं तेरा ये सब नाटक बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। पर तभी पीछे से वही आंटी कैंटीन के मेन मैनेजर को अपने साथ लेकर वहां दौड़ते हुए आ गई और मैनेजर को बोलने लगी, देखो देखो, यही लड़का है जो रोज यहाँ आकर नखरे करता है और हंगामा मचाता है। मैनेजर ने मुझे गुस्से से देखा और बोला, साले तू फिर से आ गया, तू आखिर चाहता क्या है? यहाँ खाने आया है या कुछ और करने? मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, कैंटीन में खाने के अलावा और क्या ही करूंगा, कोई टॉयलेट थोड़ी आया हूँ। और उसके बाद वही पुरानी कश्मकश फिर से शुरू हो गई। जब मैंने उस प्लेट में चम्मच से घुमाकर देखा
देखा तो अचानक मुझे एक अजीब सी चीज मिली जो बिल्कुल चूहे के सर जैसी लग रही थी। मैंने वो उठाकर सीधा उस कैंटीन मैनेजर के सामने की और कहा कि जरा इसे देखो। तो वो अपनी आंखें बड़ी करके साफ झूठ बोलने लगा कि ये चूहा नहीं बल्कि डक की गर्दन यानी डक नेक है। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने वही वो गंदी चीज उठाकर उसके मुंह में थूक दी और गुस्से से चिल्लाया कि अगर इतना ही शौक है तो तू ही इसे खाकर दिखा। वो गुस्से में हम पर चिल्लाने लगा और वही पुरानी बात दोहराने लगा कि क्लास टीचर और स्टूडेंट दोनों एक जैसे ही हैं। जब उसने फिर से हमारे लाओबान की बेइज्जती की तो मैंने अपनी मुट्ठी कस ली, पर खुद को रोककर उसके हाथ से वही गंदा पीस वापस उठाकर पूछा कि तू अपने बनाए हुए इस गंदे खाने को खुद क्यों नहीं खाता। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने पूरी की पूरी खाने की ट्रे उठाकर सीधा उसके मुंह पर दे मारी। बस फिर क्या था, वहां बाकी सभी स्टूडेंट्स का भी सब्र हमेशा के लिए टूट गया। पूरी कैंटीन में एक बड़ा हंगामा मच गया। किसी ने सारे खाने के बर्तन पलट दिए तो किसी ने टेबल्स गिरा दी। हमारे स्कूल के फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी टेबल पर चढ़कर जोर से चिल्लाने लगे कि हम इंसान हैं, कोई जानवर नहीं, और अब ये सब और बर्दाश्त नहीं होगा। ये देखकर बाकी क्लासरूम्स के बच्चे भी बाहर आ गए और सब ने मिलकर सारी प्लेट्स खिड़की के बाहर फेंक दी और इस तरह पूरी कैंटीन को हमने पूरी तरह तबाह कर दिया। जब सभी स्टूडेंट्स का सब्र टूट चुका था तो किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कैंटीन की विंडो को पूरी तरह से तोड़ फोड़कर छीछिदार कर दिया गया था। वहां का नजारा देखने लायक था। हार्मोन से भरे उस दौर में जब सारे पुराने गुस्से और दलदल एक साथ बाहर आए तो पूरी कैंटीन में प्लेट प्लेट और कटोरी कटोरी हवा में उड़ने लगी। वो मक्कार आंटी और कैंटीन के बाकी स्टाफ को समझ आ गया कि अब बच्चे रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए वो सब अपनी जान बचाने के लिए ऐसे भागे जैसे खरगोश यानी रैबिट भागता है। हमने पूरी तरह से कैंटीन पर कब्जा कर लिया था। कहीं बर्तन फेंके जा रहे थे तो कहीं चूल्हे और स्टोव तोड़ दिए गए थे और पूरी कैंटीन का बंटाढार हो चुका था। मेरा गुस्सा इतना हाई था कि जब वो मोटा कैंटीन मैनेजर सामने आया तो मैंने उसे एक ही थप्पड़ में जमीन पर गिरा दिया। वो जमीन पर गिरकर गुस्से से चिल्लाने लगा कि तुमने ये क्या किया, मेरे साथ बगावत कर दी, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को परेशान कर दूंगा। पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। उसका कॉलर पकड़कर उसके फैट फेस पर एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। 16 साल की उम्र में फिजिकल पावर और एनर्जी अपने पीक पर थी, इसलिए वो मेरे सामने बिल्कुल बेअसर साबित हुआ और उसके पास कोई काउंटर अटैक करने का मौका तक नहीं बचा। जब वो फिर भी नहीं माना और आपस में बकवास करने लगा तो मैंने उठाकर वही गंदी सब्जी उसके मुंह में जबरदस्ती थूक दी और कहा कि जो खाना तुम खुद नहीं खा सकते वो हमें कैसे खिला सकते हो। वो मोटा कैंटीन मैनेजर तो बुरी तरह से उबल पड़ा और उसका हालत खराब हो गया। गुस्से और दर्द के मारे उसने सब कुछ वहीं वॉमिट कर दिया। ये सब देखकर मेरे अंदर का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और मुझे ये और भी ज्यादा क्यूरियस कर दिया कि आखिर ये लोग कैंटीन में बनाते क्या हैं। तभी अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने सर उठाकर देखा तो हमारे क्लास के पीटी सर और क्लास मॉनिटर दोनों एक बड़ा सा सूप वाला भारी वेसल उठाकर भागते हुए आ रहे थे। उन्होंने बिना देरी किए वो पूरा वेसल उठाकर सीधा उस मैनेजर के ऊपर उलट दिया, जिससे वो पूरा उसके अंदर घुस गया। मैं भी कहाँ पीछे रहने वाला था। मैंने तुरंत एक भारी लैडल उठाया और उसके वेसल पर दे मारा। मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अब बोल कहाँ गई तेरी अकड़, जाना अपने प्रिंसिपल अंकल को बुलाकर ला जो तुझे बचाएं। तभी बाकी बच्चों ने भी मौका देखते ही कैंटीन के बाकी बर्तन और बची हुई सब्जियां चारों तरफ से उसके ऊपर फेंकनी शुरू कर दी। मैं तो बचने के लिए साइड में हट गया, पर वो मोटा मैनेजर बुरी तरह से फांस चुका था। आखिरकार उसकी सारी अकड़ निकल गई और वो रोने लगा, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि अब वो सुधर जाएगा और ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं करेगा, बस उसे बचा लो। पर तभी स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड्स और प्रिंसिपल वहां आ पहुंचे। प्रिंसिपल को देखते ही वो मैनेजर ऐसे दौड़कर उनके पैर पकड़ लिया जैसे कोई पेट डॉग अपने मालिक को देखकर लपकता है और रोने लगा कि ये लोग मुझे जान से मार देना चाहते हैं। वो मोटा कैंटीन मैनेजर जमीन पर बैठकर बुरी तरह रो रहा था और उसके ऊपर सारी गंदी सब्जियां और कीचड़ बिखरे पड़े थे। वहां खड़े प्रिंसिपल ने अपना गुस्सा दिखाते हुए अचानक से पूछ लिया कि ये सब क्या हो गया, किसने की ये हरकत। मैंने बिना किसी डर के अपना हाथ सीधा ऊपर उठा दिया और बोल दिया कि मैंने किया है ये सब। प्रिंसिपल गुस्से से पागल हो गया और मेरे पास आकर चिल्लाने लगा कि तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। मैंने भी बिना डरे सीधा जवाब दिया कि हाँ पता है, मैं बस अपने खाने का अधिकार और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बचा रहा था। प्रिंसिपल ने आंखें बड़ी करके कहा कि क्या। तभी मैंने वहां बची हुई एक प्लेट से वही गंदा खाना उठाया जिसमें वही अजीब सा मीट था और सीधा करछी से निकालकर प्रिंसिपल के सामने प्लेट कर दिया। मैंने कहा, लो प्रिंसिपल साहब, आप भी जरा इसे टेस्ट करके देखो, फिर आपको समझ आएगा कि हमने ये कदम क्यों उठाया। प्रिंसिपल का गुस्सा और 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मुझे डांटते हुए वही पुराना भाषण देना शुरू कर दिया कि तुम लोग बड़े नाजुक हो, हमने तो अपने जमाने में सूखी रोटी और नमक खाकर पढ़ाई की थी, और अगर तुम ये छोटी मोटी तकलीफ नहीं सह पाओगे तो आगे चलकर दुनिया में क्या करोगे, क्योंकि समाज में कोई तुम्हें लाड़ प्यार से नहीं रखेगा। मैंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ प्रिंसिपल की तरफ देखा और सीधा बोल दिया, सर आप फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल आपकी तरह ही बनूंगा। जैसे आप सारी सड़ी हुई और कड़वाई चीजें हम स्टूडेंट्स के लिए छोड़ देते हो और सारी अच्छी चीजें और फायदे अपने पास रखते हो, मैं भी बड़े होकर बिल्कुल वही करूंगा। मेरी ये बात सुनते ही प्रिंसिपल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका खून खौल उठा और उसने गुस्से में मुट्ठी भींचकर पूछा, तू कौन सी क्लास का है और तेरा क्लास टीचर कौन है। वही नीचे पड़ा हुआ वो मोटा मैनेजर तुरंत प्रिंसिपल के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, सर मुझे पता है इसका क्लास टीचर कौन है, वही तो है जिसने इसे बिगाड़ा है। वो मोटा कैंटीन मैनेजर तुरंत गुस्से में
अपना फोन उठाता है और सीधा प्रिंसिपल को कॉल करके कैंटीन बुला लेता है। फोन पर चिल्लाते हुए वो कहता है कि जल्दी आओ कैंटीन में, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल पागल हो गए हैं और पूरी कैंटीन तबाह कर दी है। कुछ ही देर में प्रिंसिपल वहां आ जाता है और साथ में हमारे क्लास टीचर यानी लाओबान भी खींचे चले आते हैं। कैंटीन का ये हाल देखकर लाओबान थोड़ा घबरा जाते हैं और मुझे साइड में खींचकर धीरे से पूछते हैं कि ये सब तुमने अकेले किया है क्या? मैं बिना किसी डर के सबके सामने आगे आ जाता हूँ और सीधा बोलता हूँ, हाँ सर, जो कुछ भी हुआ है सब मैंने किया है। प्रिंसिपल अपने चश्मे को ठीक करते हुए गुस्से में कहता है, वाह रे तेरा घमंड, इतना सब कुछ करने के बाद भी इतनी अकड़। आज पता चल गया कि कौन सा ऐसा टीचर है जिसने तुझे इतना बिगाड़ दिया है। लेकिन इस बार एक अजीब और बड़ा ट्विस्ट आता है। हमारे लाओबान जो अब तक बस नीचे सर झुकाए खड़े थे, वो अचानक से अपनी छाती तानकर सीधे खड़े हो जाते हैं और प्रिंसिपल की आंखों में आंखें डालकर आवाज में कहते हैं, मैं मानता हूं कि मेरे स्टूडेंट ने गुस्सा किया है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जब उन्हें ऐसी गंदी और सड़ी हुई चीजें खाने को मजबूर किया जाएगा जिसे देखकर कुत्ता भी ना खाए, तो ऐसी हालत में बच्चों का गुस्सा आना और आवाज उठाना बिल्कुल लाजमी है। प्रिंसिपल और वो कैंटीन मैनेजर दोनों उनकी ये बातें सुनकर सन्न रह जाते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। प्रिंसिपल की बातें सुनकर पूरी कैंटीन के बच्चे हंसते हंसते पागल हो रहे थे, क्योंकि अभी अभी उन्होंने प्रिंसिपल को भी वही सड़ी हुई डक मीट वाली डिश दिखा दी थी और प्रिंसिपल खुद भी उसे नहीं खा पाए थे। ये देखकर प्रिंसिपल का चेहरा गुस्से से एकदम लाल और भयानक हो गया। वो चिल्लाते हुए बोला, अच्छा, अब तुम लोगों की ये मजाल हो गई है, तुम्हारा ये क्लास टीचर अब गया, इसका करियर खत्म और तुम सभी छा से एक भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकेगा। जाओ अपने अपने घर वालों को बुलाकर ले आओ, आज के बाद कोई पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन तभी मैं और मेरे बाकी सभी दोस्त आगे बढ़ गए और स्कूल के बाकी सारे स्टूडेंट्स ने भी एक साथ आपस में हाथ उठाकर अपने हाथ में चम्मच और करछी ले ली। वो दर्शक और बच्चे जो अब तक डरे हुए थे, उनके अंदर एक नया जोश जग उठा। सभी ने मिलकर एक ऐसी ताकत बनाई कि मानो हम किसी बहुत बड़े युद्ध के मैदान में खड़े हों। हमने सबने एक साथ मिलकर आवाज लगाई कि हम अब इस जुल्म और गंदे सिस्टम के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। हर एक स्टूडेंट के चेहरे पर एक अलग ही आग और जुनून दिख रहा था और सभी ने मिलकर इस खराब कैंटीन और जालिम सिस्टम के खिलाफ अपना एक अलग ही ऐलान जंग कर दिया। प्रिंसिपल के सामने जब ये सब तमाशा चल रहा था, तभी अचानक वहां एक और नया ट्विस्ट आ गया। मेरे पापा भी वहां दौड़ते हुए पहुंच गए और आते ही उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझसे पूछा कि बेटा, तू ठीक तो है? तूने लड़ाई जीती या नहीं? मैं चुपचाप खड़ा रहा, पर मेरे पापा का एटीट्यूड एकदम से बदल गया और वो गुस्से में अपना बेल्ट खोलने लगे। मेरे पापा मुझे घूरते हुए बोलने लगे, तूने पढ़ाई लिखाई छोड़कर स्कूल में लड़ाई करना शुरू कर दिया है? रुक, आज तुझे अच्छी तरह सबक सिखाता हूँ। ये सब देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरी पिटाई पक्की है। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। मेरे क्लास टीचर यानी लाओबान फटाफट आगे आए और मेरे पापा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लाओबान ने मेरे पापा को समझाते हुए कहा, भाई साहब, इसमें सारी गलती बच्चे की नहीं है, आप थोड़ा शांत हो जाइए। मेरे पापा ने आंखें बड़ी करके पूछा, क्या मतलब, क्या किया इसने? तो लाओबान ने सारी बात बताई कि कैसे कैंटीन वाले बच्चों को गंदा और सड़ी हुई चीजें खिला रहे थे और बच्चों ने तो बस अपने हक के लिए आवाज उठाई है। वहां खड़े प्रिंसिपल का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हो रहा। जब प्रिंसिपल ने वहां बिखरी हुई गंदगी और तबाही देखी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये देखकर मेरे पापा को भी गुस्सा आ गया और वो अपना बेल्ट खोलकर मुझे मारने दौड़े। पर रास्ते में उन्होंने जब देखा कि सामने खड़ा गुस्सा करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद स्कूल का प्रिंसिपल है, तो मेरे पापा का एटीट्यूड एकदम से पलट गया। मेरे पापा ने फौरन अपना बेल्ट वापस बांधा और प्रिंसिपल के गले लगते हुए बड़े प्यार से बोलने लगे, अरे प्रिंसिपल साहब, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? लगता है आपकी तबीयत खराब है और आपको सर्दी जुकाम हो गया है। मेरे पास एक देसी नुस्खा है, मैं अभी आपको भेजता हूँ। प्रिंसिपल ने उन्हें गुस्से से रोकते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे बच्चे और तुम्हारे जैसे बाप, मैं तुम्हारी ये नाटकबाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने साफ साफ कह दिया कि अब मैं तुम्हारे लड़के को इस स्कूल में एक दिन भी नहीं रखूंगा। इसे अपने घर लेकर जाओ और यहाँ से दफा करो। मेरे पापा ने गुस्से में मेरे सिर पर डब्बा दिया और मुझे डांटने लगे। जब प्रिंसिपल ने सबको देखा तो मेरी मम्मी ने आगे आकर हाथ जोड़ते हुए कहा कि यहाँ की सारी चीजें हम खुद पे करेंगे। बच्चा थोड़ा नादान है, आप इनकी बातों को दिल पर मत लो। लेकिन प्रिंसिपल ने हाथ उठाकर मम्मी की बात बीच में ही काट दी। मैं अपना गला अकड़कर खड़ा हो गया और बोला कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि इन्होंने हमें खाने के नाम पर सिर्फ कचरा और गार्बेज दिया है। ये सुनकर मेरे पापा को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो चिल्लाने लगे कि इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है। तभी मेरी मम्मी ने गुस्से में आकर वही गंदी सब्जी और डिश की तरफ इशारा किया और पापा से कहा कि इतना ही शौक है तो खुद टेस्ट करके देखो, तब पता चलेगा कि ये तुम्हारे घर के खाने से भी ज्यादा घटिया और खराब है। मैंने तुरंत वही पुरानी माउस हेड डकनेक वाली करछी उठाकर पापा और मम्मी के सामने कर दी। उसे देखते ही मेरे पापा और मम्मी दोनों को उल्टी जैसी आने लगी। पापा शौक हो गए कि हम ऐसी हालत में 1 महीने का 1000 रुपए का मेस बिल भरकर ऐसा खाना खाने को मजबूर है। तब पापा को समझ आया कि मैंने पहले जब घर पर इसकी शिकायत की थी तो उन्होंने मुझे बस स्कूल से भागने का बहाना समझा था। फिर मैंने सभी को अपने साथ कैंटीन
के अंदर चलने को कहा। वहाँ मोटा मैनेजर और प्रिंसिपल डर गए और सफाई देने लगे कि अगर खाना पसंद नहीं आया तो दिल पर मत लो। तभी वहाँ ढेर सारे बच्चों के पेरेंट्स भी पहुंच गए और सभी ने देख लिया कि कैंटीन में कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। जब सभी बच्चे और पेरेंट्स कैंटीन में इकट्ठे हो गए तो आगे का सीन देखकर सबके होश उड़ गए। कैंटीन के काउंटर्स पर वो गंदी और सड़ी हुई सब्जियां पड़ी थीं। एक प्लेट में ब्लैक सीमेंट जैसी बैंगन की खिचड़ी थी तो दूसरी प्लेट में कीड़ों से भरी हुई ग्रीन चिलीज और बीन्स थीं, जिसमें साफ साफ वर्म होल्स दिख रहे थे। जब पेरेंट्स ने ये सब देखा तो एक पेरेंट ने गुस्से से उस प्लेट की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, ये बताओ इसमें और ड्राई सीवेज टैंक में क्या फर्क है। तभी वही आंटी आकर अजीब सा बहाना देने लगी, पर वहां खड़े बच्चों के बाप और मदर्स का गुस्सा आसमान छूने लगा। मेरे पापा ने गुस्से में आगे बढ़कर उस सब्जी को हाथ से उठाया और मैनेजर के सामने फेंकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 1 महीने का 1,000 रुपए का मेस फी हम किस लिए देते हैं? क्या बच्चों को ये कचरा खिलाने के लिए? जब वहां मायूस और गुस्से में भरे बाकी पेरेंट्स ने अपने बच्चों की ये हालत देखी तो उनका सब्र भी टूट गया। सारे पेरेंट्स और बच्चे एक साथ आगे बढ़ाए और आवाज उठाने लगे कि ये बिल्कुल अन्याय है और अब ये सब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहां खड़े एक स्टूडेंट का गुस्सा देखकर उसकी मम्मी दौड़कर आई और वो स्टूडेंट अपनी मम्मी के गले लगकर रोते हुए बोला कि माँ, मैं यहाँ ना तो ठीक से सो पाता हूँ और ना पेट भरकर खा पाता हूँ, मुझे घर का बना हुआ खाना खाना है। उसकी ये बात सुनकर वहां खड़ी हर एक माँ की आंखें भर आईं और सभी का दिल पिघल गया। जब कैंटीन का वो सड़ा हुआ खाना और कचरा मेरे पापा के सामने आया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरे पापा ने गुस्से में आगे बढ़कर कैंटीन मैनेजर की कॉलर पकड़ ली और कहा, BSDK, तू इतना बड़ा घोटाला कर रहा है? 1 महीने का 1,000 रुपए का मेस बिल वसूलने के बाद भी बच्चों को ये सड़ी हुई और कीड़े वाली गंदगी खिला रहा है? मैनेजर डर के मारे कप कपाने लगा और सफाई देने लगा, पर मेरे पापा ने एक न सुनी और वही खाने की प्लेट उठाकर बोला, ये देख, इसको कहते हैं खाना, ये तो किसी सीवेज टैंक से भी गंदा है। वहां खड़े प्रिंसिपल ने जब सिचुएशन देखी तो उसने बात को दबाने की कोशिश की, पर मेरे पापा और बाकी सभी पेरेंट्स अब पूरी तरह से भड़क चुके थे। एक पेरेंट ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, कोई जानवर नहीं है जो ये जहर खाएं। 31 स्टोन सेंचुरी में भी अगर बच्चों को ऐसी भूख और तकलीफ झेलनी पड़े तो इस स्कूल का और प्रिंसिपल का भगवान ही मालिक है। सारे पेरेंट्स ने मिलकर एकदम से आवाज उठा दी और पूरी कैंटीन में गुस्से की एक आग फैल गई। सभी पेरेंट्स ने प्रिंसिपल और कैंटीन मैनेजर को घेर लिया और सारी सच्चाई सामने लाने की मांग करने लगे। प्रिंसिपल और मैनेजर के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था और उनकी सारी चाल और धंधली सभी के सामने बेनकाब हो चुकी थी। जब कैंटीन का वो पूरा कचरा और सड़ी हुई सब्जियां प्रिंसिपल के सामने आई तो वहां खड़े एक पेरेंट ने गुस्से से प्रिंसिपल को धमकी दी कि अगर तूने अभी एक्शन नहीं लिया तो हम सीधा एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसकी शिकायत कर देंगे। जैसे ही प्रिंसिपल ने एजुकेशन डिपार्टमेंट का नाम सुना उसके होश उड़ गए और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। वो अपनी सारी अकड़ भूलकर हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि ये सब उसकी ही गलती है, वो अभी इस मैनेजर को निकाल देता है और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन वहां खड़ी एक स्टूडेंट की मम्मी ने गुस्से में कहा कि अब सफाई देने से क्या फायदा, तुमने ही तो कहा था कि बच्चों को थोड़ा चट यानी कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो अब खुद इस खाने को चख कर दिखाओ। इतना सुनते ही हमारे फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ने फौरन जमीन से साफ की हुई एक अजीब और गंदी प्लेट प्रिंसिपल के सामने लाकर रख दी। प्रिंसिपल डरते हुए और घबराते हुए चॉपस्टिक से एक टुकड़ा उठाता है और मुंह में डालकर चबाने लगता है, पर वो चबाए कैसे? वो तो असल में एक पुरानी गंदी क्लीनिंग क्लॉथ यानी पोंछा निकलती है। ये देखकर सारे बच्चे हंस हंस कर पागल हो जाते हैं। आखिरकार सभी पेरेंट्स ने मिलकर एजुकेशन बोर्ड में एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज कर दी। ऊपर के बड़े ऑफिसर्स ने इस मामले पर सख्त एक्शन लेते हुए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई जिसमें प्रिंसिपल का पूरा घोटाला और पैसों की हेराफेरी पकड़ी गई और उस करप्ट प्रिंसिपल को तुरंत उसकी पोस्ट से हटाकर हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद वो पुराना करप्ट प्रिंसिपल अपने दौर में किए गए घोटालों और अपराधों की वजह से पकड़ा गया और उसे तुरंत उसकी पोस्ट से हटा दिया गया। वहीं उसके बाद स्कूल में एक नया प्रिंसिपल आया जिसने आते ही सबसे पहला काम कैंटीन को पूरी तरह से सुधारने का किया। उसने कैंटीन के सभी काउंटर्स को अलग अलग डीलर्स में बांट दिया ताकि वो आपस में कम्पीट करें और बच्चों को अच्छा खाना मिल सके। साथ ही ये भी रूल बनाया गया कि जो डीलर लगातार 2 बार खराब परफॉर्मेंस देगा उसे हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। इस नए बदलाव से स्कूल की मेस और खाने की क्वालिटी में बहुत बड़ा सुधार आया। वहाँ के एक फ्लोर पर मिलने वाली कैंटोनीज डिशेज अब बेहद टेस्टी और अफोर्डेबल दामों में मिलने लगी। जहाँ पहले 50 स्टूडेंट्स को फ्री हर्बल जेली भी मिलती थी, वहीं आंटी अब और भी प्यार से सभी को किंजाई कहकर बुलाती थी। हालांकि इस पूरे किस्से में एक छोटी सी कमी ये रह गई कि हमारे लाओबान का छोटा सा क्लासरूम किचन अब बेकार हो गया था, क्योंकि अब सभी स्टूडेंट्स कैंटीन का अच्छा खाना एंजॉय करने लगे थे। लेकिन इस पूरी घटना ने हमारी पूरी क्लास को हमेशा के लिए एक दूसरे के बेहद करीब ला दिया। आज भी सभी दोस्त आपस में जुड़े हुए हैं और साल बीतने के बाद भी जब सभी पुराने स्टूडेंट्स स्कूल वापस आते हैं और लाओबान से मिलते हैं तो लाओबान गर्व से कहते हैं, तुम सब मेरी जिंदगी के सबसे बहादुर बच्चे थे।